जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा कि ये वीडियो 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉमर्स लेने के इच्छुक है, उसमें मैंने पिछले 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ, जिसमें अपन ने पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमर्स देखा था, देन सेकेंड देखा था अर्थशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, फिर उसके बाद पिछला वीडियो अपन ने देखा था अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। और आज अपना टॉपिक है जो अपन ने 1.1, 1.2 कंप्लीट कर लिए। आज अपना 1.3 अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में अपन ने 5 अर्थशास्त्र की परिभाषाएं देखी थी और आपने वीडियो के माध्यम से नोट्स भी बनाए होंगे। तो जिसमें अपन ने एडम स्मिथ की, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की, प्रोफेसर रॉबिन्स की और प्रोफेसर जेके मेहता और प्रोफेसर सैमुएलसन की देखी थी। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने दी थी धन संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी कल्याण संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर रॉबिन्स ने दी थी दुर्लभता प्रदान परिभाषा, प्रोफेसर जेके मेहता ने दी थी आवश्यकताहीन परिभाषा और प्रोफेसर सैमुएलसन ने दी थी विकास आधारित आधुनिक परिभाषा। और अर्थशास्त्र का क्षेत्र उसमें अपने सभी अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की सीमाएं उस चैप्टर में देखी थी। फिर पिछला जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र, जिसके अंदर अपन ने अर्थशास्त्र की प्रकृति पढ़ी थी, क्षेत्र पढ़ा था। क्षेत्र के अंदर अपन ने उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व के बारे में पढ़ा था। फिर अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अपन ने क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है तो आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है, क्या अर्थशास्त्र कला है या क्या अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। इनके पक्ष भी देखे और इनके विपक्ष भी देखे। आज मैं आपको बताऊंगी अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। यह भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा जो कि परीक्षा के माध्यम से भी इम्पोर्टेंट रहता है और अपना 1.3 चैप्टर है। चलिए अपन शुरुआत करते हैं कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का अर्थ, इसके अंदर अपन अर्थव्यवस्था का अर्थ, विशेषताएं और इनके क्या इनका क्षेत्र होता है, किस प्रकार इनको वर्गीकृत किया जाता है, ये देखेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमी कहते किसे, मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी कि इकोनॉमी का अर्थ क्या होता है, इकोनॉमी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इकोनॉमी वो होती है अर्थव्यवस्था जिनका, जैसे आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक या संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। अर्थव्यवस्था वो होती है जिसके अंदर संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। तो आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। तो आप इसकी परिभाषा नोट कर लो कि आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस संस्थागत संरचना से है कि आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। यहाँ पे लिख सकते हो अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है जिसमें संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित साथ साथ कॉपी में नोट करते रहना कि आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय अर्थव्यवस्था की उस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से है जिसके अंतर्गत या जिसके अंतर्गत भी लिख सकते हो
या जिसमें भी लिख सकते हो आप, जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है, उसे बोलते हैं अपन इकोनॉमी। इससे यह स्पष्ट है कि जिस संस्थागत संरचना के अंतर्गत मानव से संबंधित, एक मनुष्य से संबंधित उपभोग होता है, उत्पादन होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है, उन्हीं को अपन एक बार बोल सकते हैं कि ये सारा जो क्षेत्र होता है, विनिमय, वितरण, राजस्व संबंधी आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उसे आर्थिक प्रणाली या आर्थिक संगठन की पद्धति कहते हैं। कि जिसके अंतर्गत, इसमें मतलब ये होता है कि जिसके अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व, चाहे उपभोग बोल दो, चाहे उत्पादन बोल दो, चाहे वितरण बोल दो, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, विनिमय बोल दो, वितरण बोल दो, राजस्व बोल दो, ये सब होता है, इन सब का ज्ञान होता है, संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है, उसे आर्थिक प्रणाली या आर्थिक संगठन कहते हैं। तो उसे क्या बोला जाता है? आर्थिक प्रणाली या आर्थिक मतलब इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हो आप, इकोनॉमिक सिस्टम, या फिर बोल सकते हो आप इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक सिस्टम बोल सकते हो, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो। कि इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? की पद्धति कहते हैं। आया समझ में? तो ये होता है अर्थव्यवस्था का अर्थ। फिर एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते हैं, सही बात है, व्यक्ति अपनी आजीविका कमाते हैं, और आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत उसके तौर तरीके, नियम तथा संस्थाओं को भी शामिल करते हैं, जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था का क्या होता है? संचालन होता है। जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था का क्या होता है? संचालन होता है। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्री ने परिभाषा दी है, प्रोफेसर एजे ब्राउन ने, वो भी आप नोट कर लो। इस परिभाषा को आप साथ साथ में नोट करते चलो। देखो, परिभाषा किसने दी है? प्रोफेसर एजे ब्राउन के शब्दों में। प्रोफेसर एजे ब्राउन के शब्दों में, अर्थशास्त्र का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मानव का जीवन निर्वाह होता है। उसने बोला है अर्थशास्त्र का प्रयोग, अर्थशास्त्र का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है अर्थशास्त्र का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मानव जीवन का क्या होता है? निर्वाह होता है। जिसके द्वारा मानव जीवन का क्या होता है? निर्वाह होता है। कि अर्थशास्त्र का प्रयोग अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मानव जीवन का क्या होता है? निर्वाह होता है। तो अधिकतर ऐसी प्रणाली के लिए किया जाता है जिसके द्वारा मानव जीवन का निर्वाह होता है। किसने दी थी? प्रोफेसर एजे
ब्राउन ने, कि सरल शब्दों में अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था अथवा आर्थिक प्रणाली से हमारा अभिप्राय उस पद्धति से है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु पारस्परिक सहयोग प्रदान करते हैं ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। फिर कई अर्थशास्त्रियों ने अधिक बल आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास के लिए भी किया है कि आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ और आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चालू पर आया। इसलिए सभी राष्ट्रों में मानवीय आर्थिक पर राज्य का न्यूनाधिक हस्तक्षेप दिखाई पड़ता है और इसी कारण से अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली का स्वरूप बहुत कुछ राज्य द्वारा की जाने वाली हस्तक्षेप की मात्रा, प्रकृति, सीमा तथा सामाजिक मान्यताओं पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था का अर्थ और ये परिभाषा दी। अब इसके बाद अपन देखते हैं अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। चलिए इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अपन देखते हैं अब अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स या साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी, ये भी बोल सकते हो आप। साइलेंट फीचर्स ऑफ एन इकोनॉमी, या दूसरा नाम ये भी दे सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। चलिए देखिए, पहले अपन देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति समूह है। देखिए इसके अंदर कि अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति क्या है? समूह है। अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति समूह है कि अर्थव्यवस्था की धारणा किसी निजी क्षेत्र विशेष के लोगों के जीवन निर्वाह पद्धति से संबंधित है जो आजीविका कमाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। कि कोई भी निजी क्षेत्र जो विशेष लोगों के जीवन निर्वाह पद्धति से संबंधित होता है, जो आजीविका कमाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया का क्या करते हैं? हिस्सा बनते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था मानव निर्मित होती है तथा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी करती है। तो आप बता सकते हो निजी क्षेत्र विशेष के संबंधित होता है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन निर्वाह पद्धति से होता है, जो आजीविका कमाने के लिए उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं और अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं। अर्थात अर्थव्यवस्था मानव निर्मित होती है तथा आर्थिक क्रियाओं का भी इसमें अध्ययन होता है। 2 नंबर देखिए, अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रक्रियाएं। तो दूसरी अपनी अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रक्रियाएं। इसमें क्या देखोगे? देखिए कि अर्थव्यवस्था की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अर्थव्यवस्था की 3 अनिवार्य प्रक्रियाएं उत्पादन, उपभोग और विनियोग। कौन सी है? 3 है। कौन कौन सी? उत्पादन, उपभोग और विनियोग। विनियोग 3 है, उत्पादन, उपभोग और विनियोग, जो व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंधित रखती है और निरंतर जीवन में चलती रहती है। कि जो व्यक्ति और समूह के जीवन निर्वाह से संबंध रखती है
और निरंतर जीवन में चलती रहती है। तो सबसे पहले है उत्पादन, कि इसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का समावेश होता है, जो आवश्यकता, कुशलता, उत्पादन की तकनीकी व आर्थिक साधनों की मात्रा पर निर्भर करता है। कि इसके अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन का समावेश होता है, जो आवश्यकता, कुशलता, उत्पादन की तकनीकी व आर्थिक साधनों पर क्या करता है, निर्भर करता है। फिर प्रोडक्शन के अंदर तो यह होता है। फिर उपभोग यानी कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंतर्गत, उपभोग के अंतर्गत व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुएं सेवाओं के प्रयोग द्वारा की जाती है। कि व्यक्ति समूह की आवश्यकताओं की संतुष्टि वस्तुएं सेवाओं के प्रयोग द्वारा की जाती है। फिर 3 नंबर रहता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। इसमें पूंजी की मात्रा स्टॉक में गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में होने वाली विशुद्ध वृद्धि को विनिमय कहते हैं। कि पूंजी की मात्रा स्टॉक में गत वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष में होने वाले विशुद्ध वृद्धि को विनिमय कहते हैं। तो ये थी अपने 2 विशेषताएं। अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति समूह है, दूसरी थी अर्थव्यवस्था की अनिवार्य प्रक्रियाएं, और तीसरी है अर्थव्यवस्था के लिए विनिमय आवश्यक। अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के लिए, दोबारा ही नोट कर लो इसको। अर्थव्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है, विनिमय आवश्यक है। किसके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। अर्थव्यवस्था के लिए विनिमय आवश्यक, कि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। सभी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को चुनाव की स्वतंत्रता देनी होती है और इसके लिए विनिमय प्रक्रिया की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे खाद्य दुकानें, उपभोग भंडार आदि। कि उत्पादन का जो अंतिम लक्ष्य रहता है वो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि का रहता है, क्योंकि पता है कि अपने को जो अगर अपन कोई चीज लेके आते हैं तो जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तो दुकानदार का मेन लक्ष्य क्या रहता है, अंतिम लक्ष्य रहता है उत्पादन का क्या रहता है, उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। सभी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता देनी होती है, इसके लिए विनिमय प्रक्रिया की व्यवस्था करनी पड़ती है, जैसे खाद्य दुकानें हो गई, उत्पादन भंडार हो गए आदि। तो ये तीसरी विशेषता थी कि अर्थशास्त्र विनिमय के लिए आवश्यक। चौथी देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण। देखिए चौथी और अंतिम है अर्थव्यवस्था पर क्या सरकारी अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण। देखिए अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण देखते हैं इसके बारे में। देखिए कि अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण किस प्रकार से रहता है, क्या होता है सरकारी नियंत्रण में अर्थव्यवस्था पर। तो इसमें यह बताता है कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली पर अनेकों विकासात्मक उत्तरदायित्व आ गए, अतएव अब पूंजीवादी देश की अपनी पुरानी स्वतंत्रता की नीति में अधिक विश्वास न कर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करने लगे हैं। इनकी जो पुरानी नीति है, पुरानी जो स्वतंत्रता की नीति है, कौन सी है, स्वतंत्रता की क्या है, पुरानी जो इनकी पुरानी स्वतंत्रता की नीति है, जो इनकी पुरानी स्वतंत्रता की नीति है, इसके अंदर आर्थिक विश्वास न कर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करते हैं। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में समन्वय के द्वारा आर्थिक विकास की गति, रोजगार के स्तर को अधिक तेजी से बढ़ाया जा सकता है। कि अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली पर अनेकों विकासात्मक उत्तरदायित्व आ गए, अतएव पूंजीवादी देश की अपनी पुरानी स्वतंत्रता की नीति में अधिक विश्वास न कर राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका का समर्थन करने लगे हैं। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में समन्वय के द्वारा आर्थिक विकास की गति और रोजगार के स्तर को अधिक तेजी से बढ़ाया
जा सकता है। तो इस प्रकार से ये अर्थव्यवस्था की कितनी विशेषताएं? 4। तो अपन ने अर्थव्यवस्था का अर्थ देखा, परिभाषा देखी और विशेषताएं कि अर्थव्यवस्था का आधार व्यक्ति समूह है, अनिवार्य प्रक्रिया, विनिमय आवश्यक और अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ कि आर्थिक संगठन या आर्थिक प्रणाली के रूप बाद में अपन जो है इसका अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसका डायग्राम आप देख लीजिए। चलिए मैं डायग्राम बना देती हूँ, ये उतार लिए होगा आपने। देखिए आर्थिक संगठन या आर्थिक प्रणाली के रूप, इसको अपन पढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में। बस इसका मैंने एक छोटा सा वर्गीकृत किया है डायग्राम के रूप में। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 2 भागों में है, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के आधार पर, जिसके अंदर 3 पढ़ेंगे अपन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर दूसरा विकास के स्तर पर, जिसमें 2 है, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए अपनी कॉपी में, और इसका अपन डिटेल है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अब यही टॉपिक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, विकासशील अर्थव्यवस्था के बारे में और विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में। इनकी जो अपन चर्चा है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इनका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, गुण, दोष, सारी अर्थव्यवस्था के अपन अलग अलग पढ़ेंगे, एक दूसरे से तुलना करते हुए पढ़ेंगे। तो इन सब को अपन अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज अपना टॉपिक था अर्थव्यवस्था का अर्थ, परिभाषा और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। आई होप आपके समझ में आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। तो इकोनॉमिक्स का ये अपना चौथा वीडियो हो गया। तो अपन सब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आर्थिक संगठन या आर्थिक प्रणाली के रूप के आधार रूप पे, जो उसको डिटेल में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का। जय श्री बालाजी की। थैंक यू सो मच। ओके।